Wait for a second before you scroll down. You would be thinking that this Gen Z generation is very smart enough from our ancestors, and you would be thinking कि जो भी चीज़ें हम आज के टाइम में कर रहे हैं, this is something new and something very advanced. But before you think that, let's have a look at the inscription of Uttarmeriyur, which we have to discuss in this chapter, in which our oldest generation was also knowing about the importance of elections. Hello everyone, today's topic is India's electoral system and the universal franchisee, which is chapter of civics class 8th and chapter number 1. So what is franchisee? When we are talking about franchisee, this is not relating to any product जो कि हमें sell करना है या कुछ करना है. It is relating to the right which has been given by the constitution or the government. और ये किस तरीके का right है? तो ये right किस बारे में है? This we will discuss further. कि किसी भी democratic context में अगर हम बात कर रहे हैं तो franchisee generally इसका मतलब होता है right to vote. कि मतलब हमारे पास आज़ादी है वोट करने की. अगर इसके लिए कोई दूसरा वर्ड है तो दैट इज सफरेज, एंड दीज टर्म्स दे मिक्स अप. एंड अगर हम उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पढ़ रहे हैं तो देन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी एडल्ट हु इज़ अबव 18 years of age who has one vote of इक्वल वैल्यू. इक्वल वैल्यू का मतलब क्या है कि हर बंदे के पास एक वोट की अथॉरिटी है और उसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल बराबर है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जेंडर, एजुकेशन, इनकम, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है. यहाँ पर जो फाउंडेशन है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी की, वो आर्टिकल 326 के कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को एनश्राइन किया गया है, एंड इट हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. इट हैज़ बीन लोअर्ड फ्रॉम 21 to 18 years इन द ईयर 1988, ताकि पार्टिसिपेशन जो है वो अच्छी खासी इंक्रीज़ हो जाए. वोटिंग जो है वो हमारा एक इंडिविजुअल राइट है, हमारा अधिकार है, और प्रॉक्सी वोटिंग जो है वो अलाउड नहीं है. प्रॉक्सी जैसे हम अटेंडेंस में करते हैं, बिल्कुल इस तरीके की प्रॉक्सी जो है वोटिंग में वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. अगर आपका हक है तो आप ही को जाकर वहाँ पर वोट करना पड़ेगा. वोटर रजिस्ट्रेशन एंड रेस्ट्रिक्शंस इन इंडिया में अगर हम बात करें हैं तो वोट करने के लिए एक पर्सन को रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, इलेक्टोरल रोल होना ज़रूरी है उसका ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, जिस भी इलाके को वो बिलोंग करता है, जहाँ का भी वो रेजिडेंट है, उसके हिसाब से उसके पास अपना रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. इस चीज़ का कौन रजिस्टर करता है? तो उसके रिलेटेड जो जितने भी वोटर्स होते हैं उनके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, जो कि इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, जो कि आपकी वोटर आईडी होती है. अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है उससे कि वो आप हैं या कोई और. इलेक्शंस जो हैं वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के बेस पर, उसके बेसिस पे कौन कौन से रीजन्स में हमारे यहाँ पर कौन कौन सी फॉर्म्स में हमारे यहाँ पे हेल्ड किए जाते हैं, दिस वी विल लुक हियर. लोकसभा इलेक्शंस है, देन वी आर हैविंग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, एंड देन वी आर हैविंग लोकल बॉडी इलेक्शंस. तो ये सारे रीजन्स हैं जहाँ पर इलेक्शंस जो हैं वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे करवाए जाते हैं. कोई भी पर्सन जो कि इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना चाहता है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है इन सर्टन केसेस इफ ही इज कन्विक्टेड ऑफ स्पेसिफिक ऑफेंसेस. कि मतलब अगर उसने कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है, कोई क्राइम किया है, उसने कुछ ऐसी गलती की है जो कि हमारे लॉ जो है बनाया हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, उसके अकॉर्डिंग अगर वो कन्विक्टेड है किसी चीज़ में, अगर वो गिल्टी प्रूव हो गया है या उसके खिलाफ कोई ऐसा चल रहा है, तो वहाँ पर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. वाई इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इंपॉर्टेंट? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि सिटीजन्स के बीच में इक्वालिटी बनी रहे. जो लोग हैं वो अपनी सरकार को खुद से चुने अपनी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि हमारी जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो भी हमारी फॉर्म है, उसके हिसाब से हम सबको आज़ादी से रहने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द डेमोक्रेटिक राइट्स. देन इट प्रिवेंट्स एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड एनीथिंग. इट एनकरेजेस पीपल पार्टिसिपेशन. जो पब्लिक की पार्टिसिपेशन है वो तब बढ़ेगी जब आपके पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, कि मतलब 18 साल से ऊपर के लोग जिनको इतनी समझदारी होती है कि वो अपने सरकार को चुन सकते हैं, उनके पास पब्लिक पार्टिसिपेशन अगर हमें उसकी अथॉरिटी दी जाती है तो देन वी कैन यूज इट प्रॉपरली. पीसफुल चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, कि मतलब हमें ज़रूरी नहीं है कि हम जाएं और वो जैसा नेपाल का केस हमने देखा वैसे नेपाल की केस जैसा हमें करने की ज़रूरत नहीं है भारत में. वैसा कुछ करने से पहले हम आराम से जब भी अगले इलेक्शंस होते हैं उसके बीच में हम जब मर्जी हम चाहे तो सरकार को बीच में भी गिरा सकते हैं. इसके अलावा हम चाहें तो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके प्रॉपरली उस चीज़ को हम
मेक श्योर कर सकते हैं। तो वो बहुत ही पीसफुल तरीके से हो सकता है। वी डू नॉट नीड टू डू एनी काइंड ऑफ वायलेंस। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वुमेन राइट्स, तो हमारी कंट्री जो है वो स्टार्टिंग ऑफ द रिपब्लिक से ही लगभग, अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड की, तो 1971 में इनको जाकर कहीं ना कहीं एक राइट टू वोट की अथॉरिटी मिली है। बट हमारे देश में अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग ऑफ द रिपब्लिक से ही हमारे देश में ये आज़ादी पहले से ही थी। ब्रिजिंग बैरियर्स, एनेबलिंग पार्टिसिपेशन एंड इंश्योरिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी या यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। यहाँ पर ब्रिजिंग बैरियर्स की मतलब बैरियर क्या है? किसी तरीके की जो बाउंड्री होती है उसको ब्रिज करना, कि मतलब अगर ये बाउंड्री सेट की हुई है तो उस बाउंड्री के अंदर हम कोई एक चीज़ ऐसी बनाएं जिससे कि वो कनेक्टेड हो जाए, है ना। और उसके बाद एनेबलिंग पार्टिसिपेशन, कि लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें। इंडिया की जो है जोग्राफी जो है, हमारी जोग्राफी दैट इज़ वेरी डाइवर्स, बहुत तरीके की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर पोज करती है, और बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं वो भी फेस करने पड़ते हैं इन द इलेक्शन एसेसिबिलिटी। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है दैट मेक श्योर्स that it reaches the remote and inaccessible areas through डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी या लॉजिस्टिक्स जो सपोर्ट है उसके थ्रू जो इलेक्शन कमीशन है वो हमारा उन रीजन्स में भी पहुंचने की कोशिश करता है जहां पर पहुंचना बहुत ज़्यादा कठिन है। स्पेशल प्रोविजंस जैसे कि होम वोटिंग, एल्डरली लोगों के लिए, डिसेबल्ड के लिए भी होम वोटिंग, के घर पे ही जाके घर पे ही चले गए, उनके वोट वहीं पे ले लिए। ब्रेल वोटर कार्ड्स है, उसके बाद व्हील चेयर की अवेलेबिलिटी है। इन सारी चीज़ों से इंक्लूसिविटी जो है वो फोकस्ड होती है। इंक्लूसिविटी क्या है? कि इंक्लूड करना उनको जिनके लिए वहां तक पहुंचना मुश्किल है। इन सारे एफर्ट्स के बाद भी हमारे देश में, अगर हम अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं, तो वहां पर अभी भी जो वोटर टर्नआउट है वो कहीं ना कहीं अभी भी हमें देखने को मिल ही जाता है। जो रोल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो क्या है? तो वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1950 में, और जिसको हेड करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब यहाँ पर ये क्या कंडक्ट करते हैं? ये कंडक्ट करते हैं इलेक्शंस लोकसभा और राज्यसभा के लिए, फिर स्टेट असेंबलीज के लिए। इसके अलावा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन यही करवाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब कि एक स्पेशल प्रोविजन जो है वो बनाया गया है, एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं कंडक्ट किया गया है हमारे भारतवर्ष में, ताकि जो हमारे इलेक्शंस हैं वो प्रॉपरली मैनेज हो सकें। तो मैनेज कैसे किए जाते हैं? तो वो लार्ज स्केल इलेक्शंस को कंडक्ट करती है, बहुत सारे वोटर्स, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन, इन सबको कवर किया जाता है। क्या क्या यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं ईवीएम मशीन्स, जो कि है आपके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। आप भी जब 18 साल के हो जाएंगे और आप वोट करने जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो आज आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं ये तब आप प्रैक्टिकली भी देख पाएंगे। वोटर की वेरीफेबल जो पेपर ऑडिट ट्रायल है ये है ट्रांसपेरेंसी के लिए, ताकि हम प्रॉपरली जान सके कि वहाँ पर वोटिंग्स में हमारे जो भी डिसीजंस हैं वो किस तरीके से लिए गए हैं। पोलिंग ऑफिसर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वोटर को आइडेंटिफाई करते हैं, पहले तो आईडी कार्ड से, जो हमारा वोटर आईडी कार्ड होता है, फिर हमारे फिंगर्स पे इंक लगा देते हैं ताकि आप दोबारा से वोट उसी चीज़ के लिए ना कर सकें। उसके बाद वो बैलेट्स प्रोवाइड करते हैं, और ताकि हमारे जो वोट्स हैं वो सीक्रेट रहें, वो मेंटेन, उसकी सीक्रेसी जो है वो मेंटेन रहे, कोई और ना जाने कि आपने क्या किया है। नन ऑफ द अबव ऑप्शंस होने के साथ हमारे पास ये ऑप्शन भी आ जाता है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको हम चाहें तो रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हर एक जगह पर ना एक रूल बुक होता है, आपके घरों में भी है। तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो इंश्योर करता है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस जो हैं वो हो सके बाय रेगुलेटिंग द कैंपेन बिहेवियर, की कैंपेनिंग जो करनी है कि हमें वोट दीजिए, हम सड़कें बनवाएंगे, हम ये करवाएंगे। इस तरीके के जो कैंपेन बिहेवियर्स है इसको मेक श्योर करना, गवर्नमेंट के कंडक्ट को मेक श्योर गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि कोई भी धांधली ना हो किसी तरीके की। प्रोहिबिट्स मिसयूज ऑफ ऑफिशियल रिसोर्सेज, कोई भी जो सरकारी रिसोर्स है उसके यूज को प्रोहिबिट मतलब कि बंद करना, खत्म करना या मना करना। हेट स्पीचेस देना एक दूसरे के प्रति, या फिर किसी तरीके की गिफ्ट के डिस्ट्रीब्यूशन का वादा करना, या एक्सेस कैंपेन में पैसे खर्च करना, इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं एक बाउंडेशन सेट किया गया है, एक दायरा सेट किया गया है कि इससे ज़्यादा नहीं करना। इट वॉज एनफोर्स सिंस 1991 जब रिफॉर्म्स जो हैं वो इनिशिएट किए गए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि TN शेषन है, इनके थ्रू ये इनिशिएटिव लिया गया था। ये रिफॉर्म उनके थ्रू किया गया था कि कुछ एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, बिकॉज अगर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी तो जिसको जैसा मन करेगा वो उस तरीके की चीज़ों को वहाँ पर इनिशिएट करेगा। अंडरस्टैंडिंग इलेक्शंस इन इंडिया में एक बिल्कुल ब्रीफ सा ओवरव्यू है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू लुक एट इट कि किस तरीके से हो रहा है। इंडिया जो है वो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। जो इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के लिए वो नेशनल लेवल पर है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है वो स्टेट लेवल पे है, और लोकल बॉडीज के लिए अलग से है। जो हमारे लोकसभा में जो लोग इलेक्ट होते हैं उनको हम MPs बोलते हैं, जो स्टेट असेंबलीज में होते हैं उनको हम MLAs बोलते हैं। इंडिया के अंदर फर्स्ट
पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूज किया जाता है। अब ये क्या है, ये है कि जो कैंडिडेट हैं, जिस कैंडिडेट के पास मैक्सिमम वोट्स होंगे उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पर वो जीतेगा, वहाँ पर जो कैंडिडेट है उसको हम ये मानेंगे कि वो जीत गया है। जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको मैक्सिमम वोट्स मिले होंगे, अगर उसकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना भी हुई तो भी उसी को जीता हुआ माना जाएगा। इलेक्शन जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में है, उसमें जो कंट्री है हमारी, वो डिवाइडेड है 543 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में, 4 नेशनल इलेक्शंस। अगर जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद जो पार्टी होती है, या अगर ना जीती सिंगल, तो वो कोलिजन बना लेते हैं, गठबंधन करते हैं। उनकी जो मेजॉरिटी ऑफ सीट्स लोकसभा में जिस पार्टी के पास होती है, वो हमारा जो नेशनल गवर्नमेंट है उसको फॉर्म करती है, और उसका जो लीडर होता है वो बनते हैं हमारे पीएम। तो और अगर स्टेट लेवल पे बात करें तो जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है वो बनते हैं हमारे सीएम। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो वर्क करती है ईसीआई, मतलब कि इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, ताकि वो स्टेट और लोकल बॉडी के इलेक्शंस को कंडक्ट कर सके फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को फॉलो करते हुए। जो सीट्स है वो एससी एसटी के लिए कहीं ना कहीं रिजर्व करके रखी हुई हैं, ताकि रिप्रेजेंटेशन का प्रॉपर मेथड जो है फॉलो किया जा सके। फिर बढ़ते हैं हम राज्यसभा की तरफ। तो राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, उनके लिए कोई भी डायरेक्ट वोट जो होती है लोगों के थ्रू वो नहीं होती। जैसा हमारा लोकसभा में है वैसा इसमें नहीं है। इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसके अंदर जो एमएलएज होते हैं जिनको हमने अलग किया है, वो ही एमएलएज आगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू उन्हें वोट करते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की मतलब वो सिंगल वोट्स होती हैं उनके पास, वही ऑप्शन है उनके पास। एंड अगर हम इसका एक इजी एग्जांपल सोचें तो यहाँ पर जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो होते हैं वो हमारे स्कूल काउंसिल की अगर बात करें तो आपके स्कूल में रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो बेसिकली बाकी बच्चों के हिसाब से, अब जैसे वो होते हैं ना, जो स्कूल हेड गर्ल होते हैं, हेड गर्ल या हेड बॉय हैं, उनको इलेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं जो आपके हाउस कैप्टन्स होते हैं उनका भी वहाँ पे कहीं ना कहीं एक रोल देखा जाता है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है सारे बच्चों के थ्रू हम ना करके, और हम इस तरीके से जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके थ्रू हम करवाते हैं। सेम गोज विद द राज्यसभा। फिर बढ़ते हैं हम, राज्यसभा जो है वो हमारी एक परमानेंट बॉडी है। इसके अंदर जो रिटायरमेंट होती है 1/3 मेंबर जो है वो हर दूसरे साल पे रिटायर हो जाते हैं, जो प्रेसिडेंट है वो। इसके अलावा 12 मेंबर्स को अलग अलग जिनकी एक्सपर्टीज होती है अपने अपने नॉलेज में, उनको नॉमिनेट करते हैं। अब आते हैं इलेक्शन जो प्रेसिडेंट के हैं वो किस तरीके से है। तो जो इलेक्टोरल कोलाज है हमारा वो इंक्लूड करता है हमारे एमपीज को जो कि लोकसभा से, एमएलएज जो राज्यसभा से, जिनके पास सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की अथॉरिटी होती है, और हर एक जो वोट है उसको एक बैलेंस में यूज किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के साथ। और ओनली डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो ही यहाँ पे वोट करते हैं, और यहाँ पर किसी तरीके के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको वोट करने की अथॉरिटी नहीं होती। अब नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो जो ये 12 लोग हैं जो यहाँ पे प्रेसिडेंट ने इलेक्ट किए हैं, नॉमिनेट किए हैं, इनको इलेक्ट नहीं किया, नॉमिनेट किया है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ड्स। तो यहाँ पे नॉमिनेट किया है राज्यसभा के मेंबर्स को, जो कि प्रेसिडेंट ने खुद ही किया होता है, तो उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्ट कर सके उसे। उसके अलावा एमएलएज जो हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है वो, प्लस जो मेंबर्स हैं आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्टेट्स में, जहाँ पे भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब कि विधानसभा विधान परिषद जहाँ पे भी ये दोनों हैं, वहाँ पर जो मेंबर्स होंगे जिनको नॉमिनेट किया गया है वो नहीं कर सकते। इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी में जिनको नॉमिनेट किया गया है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या वोट नहीं कर सकते। जो इलेक्शन है वाइस प्रेसिडेंट का, उसमें क्या होता है, यहाँ पर जो इलेक्टोरल कॉलेज है हमारा वो कंसिस्ट करता है इलेक्टेड और नॉमिनेटेड एमपीज को, दोनों पार्लियामेंट्स में, मतलब कि लोकसभा राज्यसभा दोनों को कवर करता हुआ यहाँ पे जा रहे हैं वो। अगेन यहाँ पे इलेक्शन जो है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू है। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयर करते हैं राज्यसभा को, और वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं जब प्रेसिडेंट इज नॉट एट वर्क। चैलेंजेस और जो रोड्स अहेड हैं उसमें ये है कि क्या क्या चैलेंजेस है। तो कोई भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है ना, उसकी डेमोक्रेसी को मेंटेन करना और वहाँ पे जो हमारी अथॉरिटी है उसको मेंटेन करना, इट्स नॉट दैट ईजी। चैलेंजेस क्या क्या है, तो पैसों के बहकावे में आकर लोग जो है गलत बंदे को वोट कर सकते हैं। किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो हो सकता है कैंडिडेट की हमारा कोई नेता बन जाए जो आगे चलकर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाए। जो इंपॉर्टेंस है वोटर अवेयरनेस की, वो कहीं ना कहीं लोगों को ये एम्फसाइज
एक्सरसाइज हमें करने की ज़रूरत है, वो कई बार उस चीज़ को समझ नहीं पाते। एजुकेशन, मीडिया, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो अगर हमें प्रॉपरली इन्फॉर्म नहीं करेगी, अब आज हम ये चैप्टर हमें पढ़ाया जा रहा है बट अगर हम इसे ध्यान से सुन नहीं रहे तो आने वाले टाइम में हमें भी अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो रिक्वायर करती है एक रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेशन, जो डेमोक्रेसी को आगे और थ्राइव कर सकता है, ग्रो कर सकता है। उसके लिए आपका जो रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेशन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी में जो हमारा पावर है हमारे पास, वोटर्स के पास, वो ज़रूर ये मेक श्योर करना चाहिए कि हम एक रिस्पॉन्सिबल चॉइस जो है वो कहीं ना कहीं बनाए। मीडिया, स्कूल, सिविक एजुकेशन, ये जितने भी हैं वो वोटर्स को हेल्प करने चाहिए ताकि वो अपनी वोटिंग्स को प्रॉपरली वाइजली मैनेज करें, उसको समझें कि हमारा एक एक वोट जो है वो कितना ज़्यादा मैटर करता है हमारे देश में। एन इन्फॉर्म्ड, एक्टिव एंड विजिलेंट इलेक्टोरेट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट अगर कोई भी जो इलेक्टोरेट है हमारा, मतलब कि जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी लोग जो उसमें वोटिंग्स कर रहे हैं वो, और जो हमारे जितने भी उसमें अथॉरिटीज़ जितने भी असाइंड हैं उस काम के लिए, अगर वो एक्टिवली और इन्फॉर्म्ड है और विजिलेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा अटेंशन से उस चीज़ को देख रेख कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा प्रोटेक्शन हमारी डेमोक्रेसी को और कोई भी पावर, कोई भी चीज़ दे नहीं सकती। आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एंड कास्टिंग अ रिस्पॉन्सिबल वोट आर द इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ एवरी वोटर। कि हमें ज़रूरत पड़ने पे हर एक चीज़ का सवाल जो है वो हमें पूछना ज़रूरी है। हम चाहे साबरमती उसको देख लें, रिपोर्ट को देख लें, या हम बंगाल फाइल्स को देख लें, हम जितनी भी इस तरीके की चीज़ें देख पा रहे हैं जहां पर हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हमारे देश में किस तरीके की चीज़ें होती आई हैं, तो येस वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड वी हैव टू आस्क दीज क्वेश्चंस फ्रॉम आवरसेल्फ, फ्रॉम द गवर्नमेंट, दैट व्हाई दीज थिंग्स हैपेंड एंड हु वाज द मेन कल्प्रिट बिहाइंड दिस। तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो अगर हम देखिए तो दे न्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ वोटिंग एंड दे वर वेरी इंपॉर्टेंटली फॉलोइंग दीज थिंग्स। अगर हम देख रहे हैं 10th सेंचुरी में जो उत्तर मेरियोर इंस्क्रिप्शन है हमारा, वहाँ पर एक एविडेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है जहाँ पे इलेक्शन जो है वो एक इलेक्शन जैसी कोई रिचुअल जो है उसको फॉलो किया जाता था, जहाँ पर कैंडिडेट का जो नाम है वो पाम लीव्स पे लिखा हुआ मिला है और उसको सील्ड किया हुआ था, उस पर कुछ रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ एक ड्रॉ किया हुआ था। मतलब एक अर्ली डिस्प्ले जो है वो हमारे देश में हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर पार्टिसिपेटरी प्रैक्टिस को काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था एंड वेयर दे वर फोकसिंग ऑन द थिंग दैट पार्टिसिपेशन is very important and equal participation makes a democratic country more thrive. Thank you for today.